नमस्कार 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 बच्चों। तो कैसे हो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन सीरीज में। इस सीरीज में बेसिकली हम क्लास 10th का पूरा बायोलॉजी कवर करने वाले हैं। क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसे हमने कवर कर लिया है और अब बारी है बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी के सीरीज में सबसे पहले हम जैव प्रक्रम जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर होने वाला है। पिछले 2 लेक्चर में हमने कुछ बेसिक बातों को जाना था और आज मेनली हम लोग पोषण की विधि को जानने वाले हैं। पहले क्या जानने वाले उससे पहले हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़ा था उसे हम लोग जान लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपके सामने तो स्लाइड दिख रही है कि ये जैव प्रक्रम है और जैव प्रक्रम क्या होता है। और सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे आगे। जैव प्रक्रम पर पहले चर्चा हम करते हैं। ये हम लोग पहले से ही बात करते आ रहे हैं। ये जो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, उस समय से ही हम लोग जैव प्रक्रम के ऊपर बात करते आ रहे हैं। हमने आपको सीधा सा बताया था कि किसी भी जीव को अगर जिंदा रहना है, मान लो कोई जीव है XYZ, किसी जीव है XYZ, अगर इस जीव को जिंदा रहना है, अगर इस जीव को क्या रहना भैया, अगर इस जीव को जिंदा रहना, देखना है क्या क्या काम करना है आपको कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को बस ऐसे ही नॉर्मल बैठ कर नहीं देखना है। आपके हाथ में प्रॉपर कॉपी और कलम होनी चाहिए और साथ साथ आपका नोट्स भी कंप्लीट होते रहना चाहिए। तो अगर ये जीव XYZ अगर इसको जिंदा रहना है तो इसे सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इसके पास, तो इसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की। बेसिक रिक्वायरमेंट है ऊर्जा की। इस जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? बेसिक रिक्वायरमेंट, इस जीव को जिंदा रहने के लिए चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी को बनाने के लिए ही हमारे शरीर में अनेकों प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब ये एनर्जी बनेगा किसके अंदर? तो ये एनर्जी बनेगा सेल के अंदर। देखो ये एनर्जी बनेगा, ये एनर्जी बनेगा इस सेल के अंदर। ये सेल के अंदर एनर्जी कैसे बनता है ये हम पहले लेक्चर से ही बताते हम आपको आ रहे हैं और ये बहुत बेसिक है। ये जो ग्लूकोज है, अब ये ग्लूकोज कहाँ से आएगा? तो हम लोग जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, उसी को हमारा पाचन तंत्र तोड़ देता है। कैसे तोड़ता है इस पे भी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडित होता है, टूटता है और इससे एटीपी मिलता है। इससे क्या मिलता है? एटीपी मिलता है और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो अगर इस कोशिका को जिंदा रहना है, कोशिका जिंदा रहेगा तो ये XYZ जीव भी जिंदा रह जाएगा। अगर कोशिका जिंदा है तो ये जो XYZ जीव है ये भी जिंदा रहेगा। और कोशिका को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? इस कोशिका को जिंदा रहने के लिए चाहिए ग्लूकोज। और ग्लूकोज ये क्या करेगा? ये बनाएगा एनर्जी। अब हमने क्या ग्लूकोज को तो हमेशा डायरेक्टली नहीं खाते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में खाते हैं। तो इस ग्लूकोज जो है यह सेल को कौन देगा? तो ये सेल को देने के लिए हमारे अंदर भगवान ने फिट किया हुआ है पाचन तंत्र। ये पाचन तंत्र क्या करता है? ये पाचन तंत्र का एक ही काम होता है कि आप जो भी पोषक तत्व को खाते हो ना, तो उस पोषक तत्व को ऐसे रूप में तोड़ देना, उस पोषक तत्व को ऐसे रूप में तोड़ देना कि उसका आसानी से अवशोषण हो जाए। अवशोषण अर्थात ब्लड में जाए और ब्लड से कोशिका में चला। तो इस पाचन तंत्र का मेनली यही काम होता है कि वो पोषक तत्व को इतना सरलतम रूप में तोड़ देना कि वह आसानी से अवशोषित हो जाए। तो जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कौन तोड़ता है? पाचन तंत्र तोड़ता है। अब क्या ये पाचन तंत्र डायरेक्ट इस कोशिका को ग्लूकोज देता है? नहीं, ये पाचन तंत्र सबसे पहले देगा ब्लड को। किसको देगा? ये पाचन तंत्र देगा सबसे पहले ब्लड को और ये ब्लड के माध्यम से जाता है सेल के अंदर। अब इस सेल के अंदर ग्लूकोज गया, अब क्या चाहिए? अब चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कौन देगा? ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए हमारे अंदर भगवान ने फिट किया हुआ है, क्या फिट किया हुआ है? तो उन्होंने फिट किया हुआ है श्वसन तंत्र। क्या किया हुआ है? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हम लोग मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में? तो लंग्स के बारे में। श्वसन तंत्र में मेनली हम लोग लंग्स, जिसे आप लोग फेफड़ा बोल देते हो। तो क्या लंग्स डायरेक्ट इसको देता है? क्या लंग्स डायरेक्ट इस कोशिका को ऑक्सीजन नहीं देता है? ये लंग्स सबसे पहले देगा ब्लड को। किसको? ब्लड को।
और ये ब्लड लेके जाता है इस कोशिका के पास। तो अब इस कोशिका के पास ग्लूकोज भी आ गया है और इस कोशिका के पास ऑक्सीजन भी आ गया है। अब ये आसानी से ऊर्जा बना सकता है, एनर्जी बना सकता है। और ये जो एनर्जी होता है यह एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक, अब देखो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रही है इस प्रक्रिया के दौरान, तो इसे हम लोग को शरीर से बाहर भी निकालना है। तो क्या ये कोशिका डायरेक्ट शरीर से बाहर निकाल देगा? नहीं, अगर किसी को भी कुछ करना है तो वह कहां लेके जाएगा? तो ये लेके जाएगा, ये लेके जाएगा कहां पे? ये लेके जाएगा यहां पे, ये लेके जाएगा यहाँ पे, और ये लंग्स के माध्यम से फिर नाक से हम लोग बाहर छोड़ देते हैं। और ऐसे ही हम लोग के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चलता है तो उसमें बहुत सारा अपशिष्ट पदार्थ बनता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो उसे शरीर से बाहर निकालना होता है। और उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने के लिए भगवान ने हमारे अंदर जो तंत्र को फिट किया हुआ है उस तंत्र को हम लोग बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। और उस प्रक्रिया को हम लोग बोल देते हैं उत्सर्जन। और ये जो खाना खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उसको पचा रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं। पचाना का बेसिक मतलब होता है तोड़ना, और ऐसे रूप में तोड़ना जो आसानी से उसका अवशोषण हो जाए। तो ये पाचना बल क्या, और ये पोषण का काम आया। ये क्या है? ये श्वसन मतलब श्वसन का काम आ गया। तो ये बेसिकली वह प्रक्रिया है जिसके चलते इसके अंदर ऊर्जा बन रहा है। और ये ऊर्जा है तो ये आदमी जिंदा है, और ये आदमी जिंदा रहने के लिए तो सारा काम कर रहा है। तो जीव जीने के लिए जो भी प्रक्रिया करता है उस प्रक्रिया को ही हम लोग जैव प्रक्रम बोल देते हैं। अगर आपको इतना बात क्लियर है तो आप लिखोगे, हमारे सर एक हैं अल्ताफ सर जिन्हें कवर किया है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और वह कहते हैं कि अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है, अगर इसमें कोई भी डाउट नहीं है, तो आप बस एक काम करना है, कमेंट में लिख देना है #मक्खन। तो अगर वैसे ही अगर आपको ये वाला टॉपिक क्लियर है कि हमारे अंदर श्वसन का क्या रोल है, पाचन का क्या रोल है, उत्सर्जन का क्या रोल है, और ये मूलभूत प्रक्रिया बेसिकली हो क्यों रही है, तो आपको भी कमेंट में लिखना है। क्या लिखना है भैया? तो आपको कमेंट में लिखना है #मक्खन। #मक्खन लिखोगे आप, #मक्खन लिखोगे। और हम बता दें, अल्ताफ सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखेंगे, उस लेक्चर को देखेंगे। वहां पे 5-6 लेक्चर में उन्होंने पूरी कंप्लीट कवर किए हुए हैं, और मैं आशा करता हूं उनका लेक्चर आपको बहुत ही समझ में आएगा, और यूट्यूब पे आपको ऐसे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी दिया हुआ है। खैर, तो ये अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। ये बेसिक प्रक्रिया है जो आदमी के अंदर हो रहा होता है, किसके लिए? उसके सर्वाइवल के लिए। तो आपके मन में एक प्रश्न उठेगा जो हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, एक बार और डिस्कस करते हैं कि भैया जब ये सब को हम लोग जैव प्रक्रम बोल रहे हैं तो ऐसे ही जनन और नियंत्रण एवं समन्वय को हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्यों शामिल नहीं कर रहे हैं? प्रश्न आता है भाई, प्रश्न आ रहा है कि जब हम इन सब को कवर कर रहे हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत, तो ये जो जनन है, इस जनन को हम लोग कवर क्यों नहीं कर रहे हैं जनन के जैव प्रक्रम के अंतर्गत? या नियंत्रण एवं समन्वय को, ये जो एक और चैप्टर है हम लोग का नियंत्रण एवं समन्वय, बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अभी हम आपको पढ़ाएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय कैसे लिखाएगा भाई? समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय जो चैप्टर है इसे हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्यों शामिल नहीं करते हैं? क्यों शामिल नहीं करते हैं? इसे हम लोग क्यों नहीं करते हैं, ये प्रश्न आता है। तो एक बात बताओ, अभी हमने क्या बताया कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत उस प्रक्रिया को शामिल करते हैं जिससे आदमी जिंदा रहे, उसका अस्तित्व कायम रहे। क्या कोई आदमी अगर जनन नहीं कर रहा है, अब जनन नहीं कर रहा है मतलब क्या? जनन नहीं कर रहा है मतलब, जनन का बेसिक मतलब होता है कि अपने जैसे संतति को जन्म देना। अपने जैसे कहने का मतलब क्या है? जैसे कोई शेर है तो शेर कैसा बच्चे को जन्म देगा? शेर जैसा। आदमी किस प्रकार के बच्चे को जन्म देगा? तो आदमी जैसा। तो अपने जैसे कहने का मतलब ये, क्या कोई आदमी अगर बच्चे को जन्म नहीं दे रहा है
तो क्या वह जिंदा नहीं रहेगा क्या? जिंदा तो रह पाएगा। तो क्यों हम जनन को जैव प्रक्रम के अंतर्गत शामिल करें? क्योंकि हमारा डेफिनेशन कहता है कि जैव प्रक्रम उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे आदमी अपने सर्वाइवल के लिए काम करता है। तो ये जनन से आदमी के सर्वाइवल में तो कोई रोल प्ले कर नहीं रहा है। तो इसी कारण से आप लोग जनन को जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक ऐसे नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है कि हम लोग के अंदर बहुत प्रकार की प्रक्रिया चल रही है और कार्य को सही ढंग से चलाने के लिए ही ना यह नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। इसके लिए हमारे अंदर ब्रेन है, इसके अंदर हमारे अंदर हार्मोन है और ये सभी तंत्र मिलकर, ये सभी चीज मिलकर हमारे अंदर हो रहे प्रक्रियाओं को सही ढंग से चलाते हैं। तो क्या ये जिंदा रहने के लिए रोल प्ले कर रहा है क्या? अगर ये सही ढंग से नहीं चले तब भी आदमी कुछ दिन तक सरवाइव कर सकता है, कुछ दिन तक कुछ हद तक सरवाइव कर सकता है। तो जब सरवाइव कर सकता है, इसी कारण से हम लोग इन दोनों टॉपिक को जैव प्रक्रम के अंतर्गत नहीं रखे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो बोलना, कमेंट करना। अब ये क्या कहना पड़ रहा है कि आओ इसको हम लोग लैंग्वेज के रूप में देखते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए कि जनन नियंत्रण एवं समन्वय को जैव प्रक्रम के अंतर्गत शामिल क्यों नहीं किया गया, तो ये आप क्या लिखोगे? समझने को समझ गए। आपको मालूम है कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ थ्योरेटिकल पार्ट भी है, अर्थात वहां पे आपको लैंग्वेज खेलना होगा, भाषा का खेल है। और भाषा दो ही प्रकार से, या तो आप सीख जाओ या तो आप रट जाओ, या तो आप सीख जाओ या तो आप रट जाओ। क्या भाषा कहता, आओ एक बार देखो, स्क्रीनशॉट ले लोगे। हम हट जा रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट जो अभी हम बताया वही बात लिखा हुआ है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहां से और सभी चीज को आप एक एक करके नोट तक करते चलोगे। देखो यहां पे प्रश्न कि जनन एक नियंत्रण एवं समन्वय को जैव प्रक्रम में क्यों शामिल नहीं किया गया है, तो आंसर क्या है? क्योंकि यह प्रक्रिया जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य नहीं है। अभी तो हमने डिस्कस किया था कि जनन क्या होता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। अर्थात जनन क्या है? अपने जैसे संतान को जन्म देने की प्रक्रिया है। तो जनन का रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि अगर हमें अपने जैसे संतान को जन्म देना है तब तो जनन आवश्यक है, लेकिन उसके बिना भी, उसके मतलब किसके? उसके मतलब जनन के। तो जनन के बिना भी जीवित रहा जा सकता है, जनन के बिना भी जीवित रहा जा सकता है। हमारे आसपास भी बहुत ऐसे पति पत्नी के जोड़े रहते हैं जो जनन नहीं कर पाते, अर्थात अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, जिसे आम बोलचाल की भाषा में दुनिया बांझ कह देती है। इनफर्टाइल कपल जो होते हैं, ऐसे ही खच्चर होता है, वह भी जनन नहीं कर पाता। वह कंसेप्ट है स्पीसीज का, ठीक है, वो अलग बात है। ऐसे नियंत्रण एवं समन्वय का काम है शरीर में पहले से चल रही क्रियाओं को सही ढंग से चलाना, परंतु इसके बिना भी कुछ समय तक जीवन संभव होता है। अब ये नियंत्रण समन्वय क्या करता है, आओ देखो। अगर हम आंख में धूप पड़ रहा है तो हमारा शरीर क्या करता है, हमारा हार्मोन क्या करता है, हमारा न्यूरॉन क्या करता है, एक सिग्नल भेजता है हमारा न्यूरॉन, और ये सिग्नल भेजता है कि भाई पलक झपका ले, भाई पलक झपका ले। पलक झपका लेगा तो ये रोशनी डायरेक्ट तेरे आंखों पे नहीं पड़ेगी। तो ये काम करता है नियंत्रण समन्वय का, और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, कि अगर आपको सिर दौड़ा दे तो क्या आपका जो हार्ट बीट होता है वो बहुत तेज हो जाता है। क्यों? तो हार्ट बीट तेज करवाने का काम करता है ये। क्यों करवाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर डर लगे तो दिल की धड़कन तेज हो जाए, ये काम करवाता है नियंत्रण एवं समन्वय। खाना खाया तो पाचन तंत्र सक्रिय हो जाए। अगर हम लोग खाना खाएं तो खाना क्या हो जाए, सॉरी, पाचन तंत्र क्या हो जाए, जल्दी सक्रिय हो जाए और खाना को डाइजेस्ट करे। तो ये काम किसका होता है? ये होता है नियंत्रण एवं समन्वय का। अगर इतना टॉपिक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े, अगर इतना बात क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं पोषण की विधि की। अब पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है भैया, पोषण 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 क्या होता है, व्हाट इज पोषण? एक बात हम बार बार आपसे कहना चाहते हैं कि आप कॉपी और कलम को साथ में लेकर बैठेंगे। पोषण को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो पोषण का मतलब क्या होता है? पोषण का मतलब होता है भैया खाना को खाना
खाना को खाना अर्थात भोजन को खाना, हमने काम भाषा में, उसको पचाना, खाना को खाना, उसको पचाना और उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या बोले? पोषण का मतलब होता है कि पोषक तत्व को खाना। अगर हम किसी प्रकार का भोजन कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग पोषक तत्व को खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को खा रहे हैं, प्रोटीन को खा रहे हैं, वसा को खा रहे हैं, विटामिन को खा रहे हैं, मिनरल को खा रहे हैं। तो ये सारे पोषक तत्व हैं। ये सारे क्या है? पोषक तत्व। तो पोषक तत्व को खाना और पचाना, पचाने का मतलब क्या है? उसको छोटे छोटे रूप में तोड़ना, और इतना छोटा रूप में तोड़ना कि वह आसानी से उसका अवशोषण हो जाए, ठीक, और उसका आवश्यकता के अनुसार उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब हम लोग पोषण की विधि को पढ़ेंगे कि पोषण कितने विधि से होता है या कितने प्रकार का होता है। आइए हम लोग पोषण की विधि को डिस्कस करने वाले हैं। पोषण की अगर विधि को डिस्कस करें तो पोषण की विधि दो होती है, एक होती है स्वपोषण और एक होती है विषम पोषण। इस विषम पोषण को ही हम लोग पर पोषण भी बोल देते हैं। इस विषम पोषण को ही हम लोग पर पोषण बोल देते हैं, पर पोषण। इस विषम पोषण को ही हम लोग पर पोषण बोल देते हैं, ठीक। तो ये विषम पोषण ही पर पोषण कहलाता है। ये दोनों पोषण की विधियां हैं। अब ये स्वपोषण क्या है? अगर स्वपोषण को आप प्यार से देखो, एक बात बताते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं है तो बस आपको एक ही काम करना है, उस शब्द को, उस प्रश्न को प्यार से देखना है। और जब आप प्यार से देखोगे ना तो कुछ कुछ ऐसा शब्द है, कुछ ऐसा लेटर है, कुछ ऐसा शब्द है जो आपके समझ में आएगा कि अच्छा ये जो बात है ना, ये हमें सुना सुना सा महसूस हो रहा है। तो आप आसानी से उस शब्द का अर्थ निकाल सकते हो, आप आसानी से उस शब्द का अर्थ निकाल सकते हो, ठीक। तो अगर आप स्वपोषण क्या होता है इस बात का आपको मालूम नहीं है तो आओ हम बताते हैं। देखो, अगर स्वपोषण को आप देखो तो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है स्व और एक वर्ड आ रहा है पोषण। एक आ रहा है स्व और एक आता है पोषण। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब स्वयं, मतलब खुद से। अर्थात ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव अपना खाना, अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ये पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन, ये खाना खुद से बनाते हैं। क्या आप ऐसे जीव को जानते हो जो अपना पोषण खुद से बनाते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं? हाँ भैया, जानते हैं। मम्मी हमारी खाना है ना, वो अपनी ही नहीं, पापा की भी बनाती है, दीदी की भी बनाती है, तो सबकी बनाती है। तो मम्मी हमारी क्या हो गई? मम्मी हमारी स्वपोषण हो गई, अर्थात स्वपोषण विधि से खाना बना रही है, तो मम्मी हमारी स्वपोषी हो गई? नहीं, मम्मी हमारी स्वपोषी नहीं है। मम्मी जो खाना बना रही है वह किससे बना रही है? वह प्लांट का यूज करके बना रही है, वह एनिमल का यूज करके बना रही है। तो मम्मी भी तो डिपेंड है उस सब्जी पे, उस प्लांट पे, उस चिकन पे, उस मटन पे निर्भर है। और चिकन मटन कहां से आ रहा है? ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, जंतु से आ रहा है। वह साग, वह सब्जी कहां से आ रहा है? वह प्लांट से प्राप्त हो रहा है। तो मम्मी डायरेक्ट खाना नहीं बना रही है, मम्मी डायरेक्ट खाना नहीं बना रही है, ठीक। तो अब कौन है जो बनाता है? आपको बता दे कि हमारे आसपास जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं ना, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कैसे? तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। जब अगला जो लेक्चर होगा हमारा वह पौधों में पोषण का ही होगा, जिसमें हम लोग प्रकाश संश्लेषण को डिस्कस करने वाले। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है, ये सारा डिस्कस हम लोग करने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में। तो अगर स्वपोषण की बात करें तो स्वपोषण का मतलब क्या होता है कि यह पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, उससे हम लोग स्वपोषण बोल देते हैं। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे जो हैं वह स्वपोषी हैं। एक और बात बच्चा कंफ्यूज रहता है, एक और बात जो बच्चा कंफ्यूज रहता है, दो वर्ड है भाई, दो वर्ड है, दो वर्ड, एक है पोषण, एक है पोषण, एक है पोषण और एक है पोषी।
एक है पोषण और एक है पोषी। तो अगर मान लो यहाँ पे कोई शब्द है, यहाँ पे भी कोई शब्द है, तो अगर किसी शब्द में आपको पोषण दिखे तो आप समझ जाना यह मेथड का बात हो रहा है, यह मेथड का बात हो रहा है, यह विधि बनाने का बात हो रहा है, अर्थात यह खाना बनाने की विधि का बात हो रहा है। जब भी हम लोग पोषण यूज करें तो समझ जाना ये खाना बनाने की विधि का बात हो रहा है। जैसे स्वपोषण अर्थात ये खाना बनाने की विधि है, पर पोषण अर्थात ये भी एक पोषण की विधि है। और जब भी आपको पोषी दिखाई दे तो आप समझना ये ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है। ये किसका बात हो रहा है? ये ऑर्गेनिज्म का बात हो रहा है। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। तो जब भी हम बोले स्वपोषी तो स्वपोषी वे जीव है जो स्वपोषण के द्वारा खाना बनाते हैं। तो अगर पोषण आए तो पोषण का मतलब विधि से है और पोषी का मतलब जीव से है। तो अगर हम बोले कि हम स्वपोषण है कि स्वपोषी हैं, अगर हम स्वपोषण है कि स्वपोषी हैं, पहला बात क्या हम कोई विधि है? तो अगर विधि नहीं है तो स्वपोषण नहीं है। क्या हम जीव है? तो हाँ हम जीव है मतलब स्वपोषी हैं। लेकिन एक बात बता दे, हम स्वपोषी भी तो नहीं है। क्या हम अपना खाना खुद से बना रहे हैं? नहीं। तो ना ही हम स्वपोषी हैं और ना ही हम स्वपोषण हैं। तो फिर हम हैं क्या? तो हम हैं परपोषण। हम हैं परपोषण। क्यों? क्योंकि हम अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर आश्रित रह रहे हैं। हम आश्रित रह रहे हैं सब्जी पर, हम आश्रित रह रहे हैं मीट पे। तो ये हम परपोषण हैं कि परपोषी हैं? अगर परपोषण आ गया तो वह तो विधि हो गया, और परपोषी आ गया, पोषी तो वह जीव हो गया। तो हम परपोषी हैं। ठीक। तो अगर पोषी आए तो आपको बोलना है जीव समझना है, अगर पोषण आए तो आपको मेथड समझना है। ये सारी बातों को आप अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे, ये सारी बातों को आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। ठीक। आओ आगे। अब ये स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है, अगर आप इतना क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग स्वपोषण का डिफिनीशन देख लेते हैं भाई, जो हमने अभी बात किया बस वही बात को आगे बढ़िया खूबसूरत तरीके से लिखा गया है, बस और कुछ बात है नहीं, बस बहुत ही खूबसूरत तरीका से उस बात को लिखा गया है। आओ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं। देख भाई, ये आया पोषण, और जैसे पोषण तो यहां पे आकर कूद पड़ा विधि। जैसे पोषण तो कूद पड़ा विधि, जैसे पोषण तो कूद पड़ा विधि। तो अगर हम स्वपोषण बोले तो यह पोषण की विधि है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं या बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। और एक और बात, ऐसे जीव देखो, जहां जीव आया तो यहां पे लग गया पोषी, जैसे जीव आया तो यहां लग गया पोषी। तो अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जौन जीव अपना भोजन खुद से बनाए ना उसे हम लोग स्वपोषी बोल देते हैं, और जिस विधि से बनाए ना उसे हम लोग स्वपोषण बोल देते हैं। अगर कोई जीव अपना भोजन खुद से बनाए जिस विधि के द्वारा, तो उस विधि को हम लोग बोल देते हैं स्वपोषण, और उस जीव को बोल देते हैं स्वपोषी। इसका एग्जाम्पल बता सकते हो? बता सकते हैं भाई। आओ देख, ये है सभी जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं। भैया हरे पेड़ पौधे के पास ऐसा क्या होता है, हरे पेड़ पौधे के पास ऐसा क्या होता है कि वह भोजन अपना खुद से बना सकते हैं? पानी पी लेते हैं एक बार। पेड़ पौधों के पास ऐसा क्या होता है जिससे वह अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं? एक बात बताएं, आप एक मूवी देखे होगे कोई मिल गया, देखे हो कोई मिल गया? उसमें एक छोटा सा रहता है जादू, और उसको जब भी ऊर्जा चाहिए ना, वह जब भी ऊर्जा चाहिए वह धूप को खोजता है, वह सनलाइट को खोजता है, बोलता है धूप। देखिए हो कोई मिल गया मूवी? तो उसका एनर्जी का स्रोत क्या है? उसके एनर्जी का स्रोत है धूप। वह एक ऐसा जीव है
जो सोलर एनर्जी को, सौर ऊर्जा को ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है और उससे एनर्जी बना सकता है। वैसे ही जादू इस प्लांट के पास होता है, वैसे ही जादू इस प्लांट के पास होता है और उस जादू का नाम है क्लोरोफिल। उस जादू का नाम है क्लोरोफिल। उस जादू का नाम है क्लोरोफिल। और इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रकाश संश्लेषण वाले पे। अभी जान जाओ कि क्लोरोफिल के पास वह वरदान है कि वह सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकता है, पकड़ सकता है। भगवान ने क्लोरोफिल को वह वरदान दिया है, सीधा सीधा बोल भाई, प्लांट को वरदान दिया है कि वह क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। ठीक। और कुछ बैक्टीरिया हैं जिसे आप नील हरित शैवाल बोलते हो। नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, इसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी। क्या बोलते हैं भाई, ब्लू ग्रीन अलगी। अब ये शैवाल क्या होता है, या तो आप 9th में पढ़े होगे या इस पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे 11th क्लास में। ठीक। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो स्वपोषण के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं परपोषण क्या होता है। तो ये तो परपोषण आया, देख नाम यहाँ पे आया परपोषण, यहाँ पे आया पोषण। तो जैसे पोषण वैसे विधि, जैसे नाम में देख पोषण तो बोल दे विधि, और जैसे देख पोषी बोल दे जीव। तो जैसे देख विधि बोल दे विधि, सॉरी, जैसे देख पोषण बोल दे विधि, और जैसे देख पोषी बोल दे जीव। देख क्या लिखा हुआ है, परपोषण क्या है, तो परपोषण पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग परपोषण बोलते हैं। तो परपोषण पोषण की एक विधि है जिसमें कोई जीव अपना भोजन खुद से बनाता तो नहीं है, किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है, किसी अन्य जीव से प्राप्त करता है। जैसे मनुष्य की बात कर लो, शेर की बात कर लो, गौ माता की बात कर लो, कवक की बात कर लो, अमीबा की बात कर लो भाई, जू, ढील माथा में के जू, या आप टेप वर्म की बात कर लो। ये सब ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन खुद से बना नहीं सकते हैं, जो अपना भोजन खुद से बना नहीं सकते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं परपोषी। ये जीव है तो ये परपोषी, भोजन बना प्राप्त किया, परपोषण। एक और बात बता दें आपको, यहाँ पे जो भी स्वपोषी होते हैं ना भाई, यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं हम, यहाँ पे छोटा सा बॉक्स में बना देती है। देखिए जो भी स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी, स्वपोषी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं, स्वपोषी को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। और ये स्वपोषी दो प्रकार के होते हैं। ये स्वपोषी एक होता है हमारे पास जिसे आप लोग बोलते हो फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक होता है हमारे पास कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो ऑटोट्रॉफ। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ। अर्थात ये वैसे जीव होते हैं जो भोजन अपना खुद से तो बनाएंगे, लेकिन भोजन बनाने के लिए लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, सौर ऊर्जा का यूज करेंगे। तो वैसे जीव अपना भोजन बनाने के लिए सौर ऊर्जा का यूज करे, सनलाइट का यूज करे, उसे हम लोग बोल देते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। और जो यूज करे केमिकल का, उसे हम लोग बोल देते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। ये बात थोड़ा ध्यान रखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अगर आपको स्लाइड क्लियर है, पहले उस स्लाइड को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसको। अगर स्क्रीनशॉट ले लियो तो आगे बढ़े हम लोग। आगे आपको बात करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, परपोषण समझ में आ गया हो तो। अब हम लोग परपोषण के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं कि परपोषण कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो कुछ देख यहाँ पे, देख यहाँ पे देख, ये देख, ये देख, देख देख भाई, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से लेते हैं। तो अगर वह रूप सारा गला पदार्थ हुआ तो उसको मृत जीवी पोषण बोल देते हैं। अगर कोई जिंदा जीव के संपर्क में रहकर
ले रहे हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परजीवी। आओ बताते हैं हम आपको। पहले ये बात कर लेते हैं, मनुष्य को परपोषी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मनुष्य स्वयं भोजन नहीं बना सकता, बात तो हम जानते ही हैं। वो पौधों और जानवरों से प्राप्त भोजन पर निर्भर रहता है, बात सही है भाई। शेर को क्यों बोलते हैं? तो शेर एक मांसाहारी जीव है जो दूसरे जीवों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक। गाय को क्यों बोलते हैं? तो गाय पौधों पर निर्भर रहती है, पौधों में तो घास पर निर्भर रहती है, इसलिए शाकाहारी और परपोषी जीव है। ये कवक, तो कवक क्या है? मृत और सड़ी गली वस्तुओं से पोषक तत्व तो प्राप्त करता है। यह सेप्रोफाइट होता है और परपोषी होता है, ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। अमीबा, यह एक सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय जीव है जो अपने आसपास के वातावरण से भोजन को ग्रहण करता है। तो आसपास के भोजन से ग्रहण कर तो क्या हो गया? ये परपोषी हो गया। जू परपोषी क्यों है? ये परजीवी जीव है जो दूसरे जीवों के शरीर से खून चूसकर जीवित रहता है, ठीक। टेपवर्म क्या है? तो यह इंसानों और जानवरों की आंख में रहता है और उनके भोजन में भोजन से पोषण प्रदान करता है, एक परजीवी है, ठीक है। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उदाहरण क्यों है, ऐसे उदाहरण हम लिखवा दिए हैं, लेकिन बात है क्यों, तो ये आप लिख सकते हो। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। आगे पोषण के प्रकार को हम नहीं देखने जा रहे हैं। पर पोषण के प्रकार में सबसे पहले हमारे पास है मृत जीवी पोषण, दूसरा हमारे पास है परजीवी पोषण, और तीसरा हमारे पास है प्राणी संपोषण। इंग्लिश में बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मृत जीवी पोषण की, कि आखिरकार मृत जीवी पोषण क्या होता है। तो देखिए यहां पे पोषण आ गया, मृत जीवी पोषण आ गया, तो ये पोषण की भाई विधि है। ये देखिए यहाँ पोषण आ गया, तो ये पोषण की भाई विधि है। ये पोषण आ गया तो ये पोषण की विधि है, ठीक। तो मृत जीवी पोषण पर पोषण का एक ऐसा प्रकार है ना जिसमें जीव जो है वो जो भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण मतलब क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, पचाना और क्या करना, उसको उपयोग करना। तो मृत जीवी पोषण पर पोषण का एक ऐसा प्रकार है जिसमें कोई जीव जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं ना, वह सड़ी गली पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं, मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं। और पोषण की इस विधि को हम लोग क्या बोल देते हैं? इस विधि को हम लोग बोल देते हैं मृत जीवी पोषण। क्या बोलते हैं? आओ ये देख, यह है मृत जीवी पोषण। यह पोषण की विधि है जिसमें कोई जीव सड़े गले जैविक पदार्थ, कौन कौन है? मरा हुआ कोई पौधा हो सकता है, मृत जानवर हो सकता है, और सड़ी हुई चीजें हो सकती है, जैसे रोटी, रोटी पर फफूंदी, फफूंदी सुना? फफूंदी, वो फफूंदी क्या है? वो एक प्रकार का फंगस है। वो फफूंदी क्या है? ब्रेड पर देखा होगा फफूंदी लग गया हो, वो फफूंदी कुछ है नहीं, वो एक प्रकार का कवक है, फंगस है। तो से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण पोषण की एक विधि है जिसमें कोई जीव साधारण पदार्थों से भोजन प्राप्त करता है, और इस प्रकार के पोषण को मृत जीवी पोषण कहते हैं। क्लियर? अगर जीव का बात करेंगे तो मृत जीव बोल देंगे, और वैसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मृत जीवी या सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसका आप उदाहरण देख लो एक बार। सेप्रोफाइट्स कौन है? तो हमारे जो कवक है, कवक ये सेप्रोफाइट है, कुछ बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइट है और कुछ प्रोटोजोआ भी सेप्रोफाइट है। कवक देखियो, कवक नाम सुने भाई? मशरूम खाओ, मशरूम, मशरूम। आप लोग दो प्रकार के मशरूम को देखे होंगे और उसे ही शायद आप लोग मशरूम बोल देते हो। एक बात बताएं, ये जो फंगस है, ये कवक है, जहां भी इसको नमी मिलेगा ना, जहां भी इसको एयर और मॉइस्चर मिलेगा, फंगस की एक बढ़िया बात बताते हैं आपको। ये जो फंगस है, फंगस जिसे हम लोग कवक बोलते हैं, कवक, और आम बोलचाल की भाषा में इसे ही हम लोग फफूंदी बोल देते हैं, फफूंदी, फफूंदी, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग फफूंदी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको कवक दिखाई दे रहा है ना, तो ये कवक कहां ग्रो करता है? तो जहां भी इसको एयर और वाटर, एयर और वाटर, वाटर अर्थात नमी,
जहां भी इसको हवा और नमी मिल गया, जहां भी इसको हवा और नमी मिल गया, वहां पे ये फंगस ग्रो कर जाते हैं। तो जब भी आप देखते हो कि वहां ये ग्रो करते हैं जहां पे ज्यादा पसीना होता है, जैसे देखते हो ये हाथ पे जो गस्सा है, यहाँ पे ज्यादा पसीना भी होता है और यहाँ पे हवा भी लगता है, तो यहाँ पे ये फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। ये वाला पार्ट यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है, ये गर्दन वाला पार्ट यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन, ये जांघ वाला पार्ट यहाँ पे फंगस इन्फेक्शन हो जाता है। तो फंगस इन्फेक्शन कहाँ होगा? जहां पे एयर और मॉइस्चर मिले। देखो खाद आप लोग देखते हो, और बरसात के दिन में उसको हवा भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है, तो इस कारण से बरसात के दिन में ये कवक बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। एक देखियो जिसको आप गोबर छत्ता बोलते हो, बेसिकली वो मशरूम है नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं गोबर छत्ता, और वह जो है उसे हम लोग साइंटिफिक नेम में या इंग्लिश नेम में उसे हम बोलते हैं टोड स्टूल। टोड स्टूल। और ये टोड स्टूल, एक बात बताएं जिसे आप शायद मशरूम समझते हो, शायद मशरूम समझते होगे, ये टोड स्टूल जो होता है ना, ये जहरीला होता है, ये जहरीला होता है, ये जहरीला होता है, जिसे आप लोग देहाती मशरूम बोल देते हो। ये मशरूम खाने वाला भाई नहीं है, ये मशरूम खाने वाला, ये मशरूम जो है ये खाने वाला मशरूम नहीं है, ये जहरीला है। ठीक, तो जो हम मशरूम खाते हैं इसे एगैरिकस बोलते हैं, एगैरिकस, ये एगैरिकस है, ये मशरूम जो है ये एगैरिकस है। तो ये कवक जो है ये सेप्रोफिटिक होते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इष्ट नाम सुने? इष्ट, इष्ट, इष्ट क्या होता है भैया? इष्ट जो होता है ना, एक नाम सुने होगे आप, इष्ट, इष्ट, इष्ट तो नाम सुने हो, लेकिन जो इष्ट है ये भी एक प्रकार का फंगस है, ये भी एक प्रकार का फंगस है, लेकिन ये फंगस एक कोशिकीय है। तो एक कोशिकीय फंगस को हम लोग बोल देते हैं इष्ट, एक कोशिकीय फंगस को हम लोग बोल देते हैं इष्ट। ठीक है, आओ आगे। तो ऐसे ही बहुत सारा है, राइजोपस है, म्यूकर है, ये सब कवक की श्रेणी में आ जाते हैं, तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कवक। एक है जीवाणु, भाई ज्यादा तो नहीं लग रहा, समझ में तो आ रहा, ठीक है चलो। कुछ प्रोटोजोआ भी मृत जीवी के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे मृत जीवी, तो वैसे जीव जो अपना भोजन सड़ी गली पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं, और उस विधि को मृत जीवी पोषण कह देते हैं। आगे आओ, आगे आगे है इसका उदाहरण कवक, जीवाणु और प्रोटोजोआ। ये जीव अपने से निकाले पदार्थों को प्रस्तुत करते हैं। हाँ, ये पॉइंट याद रखो, ये पॉइंट कि मृत जीवी या सेप्रोफाइट को, मृत जीवी या सेप्रोफाइट को अपघटक भी कहते हैं, डिकम्पोजर भी कहते हैं। मृत जीवी या सेप्रोफाइट को हम लोग अपघटक भी कहते हैं। अब ये अपघटक क्या होता है और बेसिकली अपघटन क्या होता है, 30 सेकेंड देना को, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में हम लोग डिकम्पोजिशन अर्थात अपघटन को समझने वाले हैं। ठीक है, और उसमें इस मृत जीवी का, इस सेप्रोफाइट का क्या रोल होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, कोई पूछे अपघटक किसे कहते हैं तो मृत जीवी को अपघटक भी कहते हैं। ठीक, और एक बात बताया आपको, जो मैक्सिमम नंबर में अमाउंट होता है, सॉरी जो पर पोषी का मैक्सिमम अमाउंट होता है वह इस अपघटक का ही होता है, वह इस मृत जीवी का ही होता है। दूसरा बात है, मृत जीवी अपना भोजन तरल अवस्था में अपने शरीर के सतह से अवशोषित करते हैं। मृत जीवी जो भोजन है ना, वो अपना भोजन ठोस अवस्था में ग्रहण नहीं करते हैं, वह तरल अवस्था में अपने शरीर के सतह से अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, खाते नहीं हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो ये जो भी जीव है, कवक, बैक्टीरिया, ये जीवाणु, ये जीव अपने शरीर से एंजाइम निकालकर सड़े गले पदार्थों को पचाते हैं। देख भाई, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, हम लोग प्राणी सम पोषण को फॉलो करते हैं, पहले खाना फिर पचाना। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पहले पचा रहे हैं, ये पहले पचा रहे हैं और फिर अवशोषित कर रहे हैं।
तो जो भी सेप्रोफाइट होते हैं ना, वह खाना को बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं, वह खाना को बाहर ही डाइजेस्ट कर देते हैं और वहां से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहां से भोजन प्राप्त करते हैं। ये बात याद रखना। ये है अपघटक। अपघटक पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेसिकली, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अपघटक, सॉरी अपघटन। अपघटन, अपघटन, ठीक। मान लो हमारे सामने ये क्या होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। ये एक प्लांट है, ऐसे आप एनिमल भी मान सकते हो, लेकिन हम प्लांट का ही एग्जांपल ले रहे हैं, आप एनिमल भी मान सकते हो, ठीक। और ये प्लांट में लीफ लगे हुए हैं। ये इस प्लांट में क्या लगा हुआ है, इस प्लांट में लीफ लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लीफ मान लो, ये लीफ मान लो इस प्लांट से नीचे गिर गया, ये लीफ मान ले इस प्लांट से नीचे गिर गया, नीचे गिर गया। तो प्लांट से जो नीचे गिरे होते हैं ना, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं ना, उसे हम लोग डेंड्राइट्स बोल देते हैं। अपरद शायद हिंदी में बोल देते हैं, डेंड्राइट्स बोल देते हैं। तो ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, इस पे बैक्टीरिया, इस पे बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, इस पे कुछ बैक्टीरिया, कुछ फंगस, एक और आप बोल सकते हो अर्थवर्म। ये बहुत मजेदार चीज है अर्थवर्म भाई, ये बहुत हेल्प करता है हम लोगों का। अर्थवर्म, जिसे आप केंचुआ बोल देते हो। तो ये अर्थवर्म क्या करते हैं, इस लीफ को जो पेड़ से गिर गया है उसका डेड पार्ट है, ये लीफ क्या है, ये प्लांट का डेड पार्ट है, मृत अवशेष है, मृत अवशेष है। तो ये डेड पार्ट जब नीचे गिर गया ना, तो इसे ये अर्थवर्म खाता है, आम खाता है। और ये खाकर इस लीफ को, ये खाकर इस लीफ को छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, ये खाकर इस लीफ को छोटे छोटे पार्ट में, इस लीफ को क्या करता है भाई, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, इस लीफ को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है, इस लीफ को छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो ये छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देता है, तोड़ देना। और ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना ही फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ये बात आप जान लो, ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं। तो ये जो अपघटन है ना भाई, ये अपघटन जो काम करते हैं उसे हम लोग अपघटक बोलते हैं। और ये अपघटन में हम लोग 5 गो स्टेप फॉलो करना है, फलचम से याद रखना है, फलचम, फलचम, फलचम। ये 5 स्टेप है। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये 5वां स्टेप है। अच्छा, पहले ये अपघटक का मतलब आपको मालूम नहीं मालूम है ना, आओ बता देते हैं, पहले अपघटक का मालूम बता देते हैं। अपघटन का मतलब होता है, अपघटन, अपघटन का मतलब ये जो सड़े गले पदार्थ हैं, सड़े पदार्थ, सड़े पदार्थ या मृत, तो ये जो सड़े पदार्थ हैं इसको ऐसे छोटे छोटे रूप में तोड़ना जिससे मिनरल बाहर आ जाए, जिससे मिनरल बाहर आ जाए। तो इस पदार्थ को ऐसे रूप में तोड़ना ही अपघटन कहलाता है। और इस काम को करने वाले जीव अपघटक कहलाते हैं। कैसे करते हैं, तो 5 स्टेप में करते हैं। और उस 5 स्टेप का नाम है फलचम, फलचम। F फॉर फ्रेगमेंटेशन, L फॉर लीचिंग, C फॉर कैटेबोलिज्म, H फॉर ह्यूमिफिकेशन और M फॉर मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन क्या होता है देखो। तो पहले स्टेप में इस लीफ को तोड़ दिया। अब ये जो तोड़ा ना भाई, यहां से जब तोड़ा तो ये लीफ से कुछ मिनरल पानी में घुल गए, मिनरल वाटर में घुल गए। और इस वाटर में घुलने की प्रक्रिया को हम लोग लीचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं। तो लीचिंग के बाद ये प्रोसेस क्या होगा, ये मान लो ये छोटे छोटे पार्ट में और टूट जाएगा, इससे हम बोलते हैं कैटाबोलिज्म। क्या बोलते हैं, और कैटाबोलिज्म क्या होता है, ये कुछ दिन के बाद ये डार्क आपको दिखाई दे रहा हो शायद, ये डार्क थी बना, जिसे हम लोग ह्यूमस बोल देते हैं, डार्क बना लेते हैं, ह्यूमस। और ये ह्यूमस से बाद में क्या हो जाता है, बाद में मिनरल को बाहर निकाल देते हैं, हम लोग मिनरलाइजेशन बोल देते हैं।
तो ये अपघटन का एक प्रोसेस है। अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो हम क्या बताना चाहते थे। तो इस पार्ट तक लाने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं वह अपघटक होते हैं, और अपघटक सारे क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। तो पहले वह खाते नहीं है, पहले इस पार्ट को खा नहीं रहे हैं, पहले इस पार्ट को इस रूप में तोड़ रहे हैं, पहले इस पार्ट को इस रूप में तोड़ रहे हैं, इतना छोटा रूप में तोड़ दे रहे हैं कि वह आसानी से मिनरल को अवशोषित कर पाए, वह आसानी से मिनरल को अवशोषित कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी सेप्रोफाइट होते हैं ना, वह खाना को पहले खाते तो नहीं है, पहले पचाते हैं फिर अवशोषित करते हैं। पहले खाते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। तो जब अवशोषित करेंगे, क्या वह खाना ठोस पदार्थ के रूप में होगा क्या? नहीं। अगर अवशोषण कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, तो वह खाना तरल अवस्था में होगा, तरल रूप में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। याद रखना, इस बात को याद रखना कि याद रखना, क्या याद रखना, क्या याद रखना भाई, कि ये जीव अपने शरीर से एंजाइम निकालकर सड़े गले पदार्थों को पचाते हैं, पहले पचाते हैं फिर अवशोषित करते हैं। ये बात याद रखना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन अवस्था में, तरल अवस्था में प्राप्त करते हैं। तो अगर आपको मृत जीवी कंफर्म हो गया हो, क्लियर हो गया हो, तो आप एक काम करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे #मक्खन, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे #मक्खन, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं हमनी के परजीवी पोषण के बारे में। अब ये परजीवी पोषण क्या होता है? मृत जीवी तो सड़े गले पदार्थ से भोजन प्राप्त कर रहा था, लेकिन ये जो परजीवी होते हैं ना, ये किसी जीवित प्राणी से, किसी जीवित जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृत जीवी नाम ही बता रहा है कि भोजन प्राप्त करेंगे सड़े गले पदार्थ से। परजीवी क्या करते हैं? परजीवी पदार्थ जो है भोजन ग्रहण करते हैं वह जिंदा जीव से। और एक बात बता दे, ये जिंदा जीव से भोजन तो प्राप्त करते हैं, हाँ उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये मारते नहीं है। ये जो परजीवी जीव होते हैं वह किसी अन्य जीव से भोजन प्राप्त करते हैं, उनके शरीर पर रह के, उनके शरीर पर रह के भोजन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें मारते नहीं है। तो पर पोषण, पोषण की वह विधि है, परजीवी पोषण, पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीवित जीव के संपर्क में रहकर उसे मारे बिना उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग परजीवी पोषण कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है, एनसीईआरटी में देखे तो वहां पे लिखा हुआ है, आपको वायरस के बारे में क्या ख्याल है आपका? वायरस के बारे में, वायरस के बारे में, वायरस जो है ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? ये लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है? एक बात आपको बता दे, वायरस ना ही लिविंग है और ना ही नॉन लिविंग है। ये लिविंग और नॉन लिविंग के, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। ये कनेक्टिंग लिंक है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है। अर्थात कहने का मतलब ये लिविंग और नॉन लिविंग के बाउंड्री पे है। अगर ये वायरस इस स्टाइलस के टिप पे है तो इसकी कोई औकात नहीं है, ये अक्रिय अवस्था में है, इससे हमें डरने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन जैसे ही ये वायरस हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, ये लिविंग हो जा रहा है, ये सजीव हो जा रहा है, और हमारे लिए ये खतरनाक है, हमारे लिए ये खतरनाक है। ठीक है, तो ये है परजीवी पोषण। क्या है इसका उदाहरण देख लो, गोल कृमि जिसे राउंड वॉर्म बोलते हैं, फीता कृमि, प्लाज्मोडियम, अमरबेल। अमरबेल देख लो भाई, अमरबेल, ये अमरबेल जो है ना, ये अमरबेल जो है ये प्लांट एक होता है, प्लांट, सॉरी, ये ग्रीन कलर से प्लांट बनाते हैं, तो ये प्लांट के ऊपर कुछ इस प्रकार से लिपटा हुआ रहता है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से, ये पूरे प्लांट में लिपटा हुआ रहता है। और एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इस अमरबेल के पास क्लोरोफिल, कौन फिल, इस अमरबेल के पास क्लोरोफिल
क्लोरोफिल नहीं होता है। तो जब ये क्लोरोफिल क्यों रखेगा भाई? जब इसको भोजन किसी अन्य प्लांट से प्राप्त करना है तो क्लोरोफिल रखने की आवश्यकता क्यों है? तो ये किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये जो बेबी होता है जब वो मदर के पेट में रहता है, बेबी अगर मदर के पेट में रह रहा है, गर्भाशय में रह रहा है, तो वह बेबी तो अपने मां से भोजन प्राप्त कर रहा है, वह मां के बॉडी के अंदर रह के भोजन प्राप्त कर रहा है। सोचने वाली बात है। अगर कोई बेबी, कोई बच्चा अपने मां के पेट में है, गर्भाशय में है, तो वह भोजन कहां से प्राप्त करेगा? वह भोजन प्राप्त करेगा अपने मां के गर्भाशय से, अपने मां से ही भोजन प्राप्त करेगा। तो क्या वह परजीवी है? क्या वह बच्चा परजीवी है? इसका जवाब देंगे आप। क्या वह बच्चा परजीवी है? अगर वह बच्चा अपने मां से भोजन प्राप्त कर रहा है तो क्या वह बच्चा परजीवी है भाई? नहीं, वह परजीवी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परजीवी शब्द का यूज हम लोग करते हैं अनवांटेड चीज के लिए। परजीवी का यूज करते हैं हम लोग अनवांटेड चीज के लिए, क्योंकि वह शरीर का हिस्सा हमारा है नहीं। लेकिन जो बेबी है हमारा, क्या वह अनवांटेड है? वह बेबी क्या अनवांटेड है? हाँ, किसी किसी केस में भाई वह अनवांटेड होता है। हम मानते हैं कि बेबी जो है वह किसी किसी केस में अनवांटेड होता है, खैर वह अलग बात है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो वह बच्चा जो है वो हमारे मर्जी से होता है, तो वह परजीवी या कुछ की श्रेणी में वह आएगा नहीं। ठीक है, तो ये नॉर्मल बात था तो हम बात कर ली है। तो परजीवी अगर आपको क्लियर हो, और बात परजीवी के बारे में कि परजीवी ठोस भोजन नहीं खाते बल्कि भोजन को तरल रूप में भी अवशोषित करते हैं, ये भी वही चीज है। अब माथा में जो लाइस है, झील है, जिसे हम लोग जू बोलते हैं, वह क्या करता है? खून को चूस लेता है। ठीक सीधा बात है। परजीवी क्या होते हैं? तो जो ये भोजन जिस विधि तरह बनाते हैं जो जीव ना, वह परजीवी है। वह जीव जो भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी बोल देते हैं। एक होता है पोषी, पोषी होस्ट, तो वह जीव जिससे भोजन लिया जाता है उसे हम बोलते हैं होस्ट। जैसे मान ले हमारा शरीर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सीधा सीधा बात है, जो हमारा आंत वाला भाग है, उसमें एक प्रकार का कीड़ा पाया जाता है, राउंड वर्म, गोल कृमि। और ये टेप वर्म, ये क्या करता है? टेप वर्म, राउंड वर्म नहीं, टेप वर्म। टेप वर्म याद रखना, हमारे अंदर क्या पाया? टेप वर्म। तो ये टेप वर्म क्या करता है? हमसे भोजन प्राप्त करता है। क्या करता है? हमसे टेप वर्म ये भोजन प्राप्त करता है। और हमको मारता है क्या? नहीं मारता है। क्या बताने वाले थे हम? हम बताने वाले थे जो ये टेप वर्म हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है, तो अगर ये हमसे भोजन प्राप्त कर रहा है तो इस टेप वर्म के लिए हम होस्ट हुए। इस टेप वर्म के लिए हम होस्ट हुए और ये टेप वर्म परजीवी हुआ। वह जीव जिससे भोजन लिया जाता है, जिससे भोजन लिया जाता है वह पोषी कहलाता है। जो भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। तो ये क्लियर है, तो आप हैशटैग मक्खन लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो आगे हम बढ़ते हैं। और लास्ट आज का टॉपिक होने वाला है, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पौधों में पोषण, जिसमें मेनली जो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वो है प्रकाश संश्लेषण के ऊपर। तो आओ देखो, ये वायरस वाला बात कंप्लीट हो गया। प्राणी संपोषण, इस प्रकार के पोषण की विधि में जीव जटिल भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाता है और सरल रूप में अवशोषित करता है ताकि शरीर उसे उपयोग कर सके। प्राणी सम का सीधा सीधा बात याद रखें, पहले खाना फिर